हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस अकाउंट्स के आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बीआरएस। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक डिफिनीशन का कुछ लाइन दिया है, जैसे इट मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट showing the items of differences between the cash book balance and the passbook or bank statements prepared on any day for reconciling of the two balances। मतलब जो बीआरएस होता है ना, वो एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसमें उस डिफरेंस को दिखाया जाता है जो हमारे कैश बुक में के बैलेंस और जो हमारा बैंक अकाउंट होता है किसी भी बैंक में, बिजनेस का बैंक अकाउंट, उस बैंक से आए हुए स्टेटमेंट्स जिसको हम लोग बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। कभी कभी बैंक के स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग पासबुक का भी यूज करते हैं। जनरली पासबुक का यूज सेविंग बैंक अकाउंट के लिए किया जाता है। वही अगर हम लोग करेंट अकाउंट, अगर हमने बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है तो वहां पे बैंक करेंट अकाउंट के केस में कोई भी पासबुक इशू नहीं करती, वो आपको एक पेपर स्टेटमेंट देती है। ठीक है, दोनों में सेम चीज ही होता है, पासबुक में भी या फिर बैंक स्टेटमेंट में भी। तो हमने कैश बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में कैश बुक बनाना सीखा था। तो कैश बुक बनाते वक्त हम वो सारी एंट्रीज को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं जो हमने कैश ट्रांजैक्शन में किया होता है, चाहे वो हमने कैश में पेमेंट किया, चाहे वो कैश में रिसीव किया। साथ ही साथ हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं और उस डबल कॉलम में कैश और बैंक हमने दो कॉलम लेते हैं अमाउंट के लिए, यानी कि कैश बुक हम लोग बनाते हैं बैंक बैलेंस के साथ। तो बैंक बैलेंस के साथ बनाने का मतलब क्या है कि हम उस कैश बुक में जो भी बैंक कॉलम में जो बैलेंस डाल रहे हैं, इधर पेमेंट या फिर रिसिप्ट साइड में, तो वो जो अमाउंट होगा वो हमारे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में भी मैच होना चाहिए। हाँ, यानी हमने अगर कोई पर्टिकुलर मंथ लिया, सपोज कि हमने मार्च महीना लिया और हमने कैश बुक बनाया और उसमें कैश बुक में हमने कैश का भी एंट्री रिकॉर्ड किया और चेक से किए गए ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किया गया जो भी ट्रांजैक्शन था वो सारा हमने बैंक कॉलम में एंट्री कर लिया। ठीक है, पेमेंट किया वो भी और रिसीव किया वो भी। ठीक है, अब वो जो बैलेंस होगा उसी महीने का, मार्च महीने में हम बैंक जाएंगे और बैंक से अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवा के लाएंगे उस मंथ का। अब हमने मैच कराते हैं कि हमने जो भी कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए वो हमारे बैंक के स्टेटमेंट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब अगर वो जो बैलेंस जो हमारे कैश बुक में दिख रहा है लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के स्टेटमेंट में दिख रहा है और हमारे कैश बुक में नहीं दिख रहा, तो ऐसे क्या होगा, इससे हमारा बैलेंस जो कैश बुक शो करेगा वो और बैंक के स्टेटमेंट में जो हमारा बैंक बैलेंस शो करेगा वो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए जो हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें कौन कौन सा ये क्या है, डिफरेंसेस है, यानी कैश बुक का क्या क्या चीज बैंक बुक में नहीं है और बैंक बुक का क्या क्या चीज कैश बुक में नहीं है, यानी बैंक स्टेटमेंट का क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे कैश बुक में नहीं है। इन डिफरेंस स्टेटमेंट को शो करने के लिए जो हम एक नया स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ना, इसका कोई पीरियड फिक्स नहीं होता कि कब आपको करना है रिकॉन्सिलिएशन। आपको जब मर्जी है महीने का एक बार कर लीजिए, 15 डेज का एक बार कर लीजिए, 3 महीने का यानी क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, इवन कि आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप ईयरली भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली लार्ज बिजनेसेस में क्या होता है ना, ये मंथली ये काम कर लिया जाता है, नहीं तो ट्रांजेक्शन का क्या हो जाएगा ना, एक बाढ़ आ जाएगा और पूरा मैच कराते कराते पता चलेगा कि एक लंबा समय बीत रहा है। तो इसलिए जनरली ये मंथली कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस आता कैसे है, इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उस रीजन के बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि बीआरएस समझ में आया क्या होता है बीआरएस स्टेटमेंट। तो हमारे जो कैश बुक का जो बैलेंस होता है, जो बैंक का बैलेंस और जो बैंक से स्टेटमेंट आता है, उस बैलेंस के डिफरेंस को
खत्म करके उसके लिए जो नया स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, जो हमने उस डिफरेंसेस के रिपोर्ट के लिए जो नया स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम लोग बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, और उस स्टेटमेंट के लिए हमारे पास तो कैश बुक अपना होता ही है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं बैंक वालों के साथ। अब हमें क्या करना होता है, बैंक से चाहिए होता है स्टेटमेंट कि हमने बैंक में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन किया है पूरे महीने के दौरान। तो जनरली बैंक से दो तरीके का स्टेटमेंट मिलता है, एक पासबुक के रूप में और एक बैंक स्टेटमेंट के रूप में। पासबुक क्या है, तो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बैंक। मतलब बैंक्स के तरफ से दिया जाने वाला एक बुक्स होता है पासबुक, जिसमें कस्टमर्स के अकाउंट्स का डिटेल होता है और बैंक में आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, मतलब कौन सा आपने पेमेंट किया बैंक से, कौन सा आपने रिसीव किया, उन सब का डिटेल इसमें होता है। इट शोज ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ कस्टमर विद द बैंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक एज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। मतलब बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो भी कुछ इंफॉर्मेशन होगा वो किसी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यानी कि बैंक में किसी कस्टमर ने कितना पैसा डिपॉजिट करा, कितना विड्रॉल किया, बैंक ने उसको उसके डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने सर्विसेज के रूप में जैसे एसएमएस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, पासबुक चार्जेस के रूप में क्या क्या उससे डिडक्ट किया। ये बैंक को अपना पॉइंट रखना होता है, इसलिए वो कस्टमर्स को एक कॉपी देते हैं जिसको पासबुक कहते हैं, और उसमें कस्टमर्स टाइम टू टाइम अपना जाके बोलते क्या उसको अपडेट कराना या उसको प्रिंट कराना, जिसमें उसको उस पर्टिकुलर पीरियड का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आपने कितना कितना पेमेंट किया है, कितना विड्रॉल किया है, पेमेंट यानी डिपॉजिट, विड्रॉल किया है कितना, ये सब डिटेल। उससे क्या अलावा कितना इंटरेस्ट आपको बैंक ने प्रोवाइड किया है, कितना आपका बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी कुछ उसी तरीके का होता है। बैंक स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट आल्सो नोन एज एन अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग अकाउंट स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, द ट्रांजैक्शन ऑफ एन अकाउंट ड्यूरिंग द मंथ, मतलब एक पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर मंथ्स में आप क्वार्टर मंथ्स भी ले सकते हैं, 3 मंथ्स का पीरियड। तो इन पर्टिकुलर मंथ्स में बैंक स्टेटमेंट कंटेन किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये पर मंथ होता है जनरली। आपको बैंक के द्वारा, अगर आपने बैंक को अपना ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करा रखा है तो आपको पर मंथ का बैंक वो स्टेटमेंट आपके ईमेल पे भी शेयर कर देती है, या आप जाके बैंक से भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट कंटेन्स बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन सच एज अकाउंट नंबर एंड डिटेल लिस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। मतलब बैंक स्टेटमेंट में आपका पूरा बैंक अकाउंट नंबर होता है, किसके नाम पे अकाउंट है वो होता है, कब अकाउंट ओपन हुआ है, अभी कितना क्लोजिंग उसके पास बैलेंस है आपका बैंक में, कितना आपने डिपॉजिट किया पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर पीरियड में, कितना विड्रॉल किया, वो सारा डिटेल होता है। दोनों में फर्क क्या है पासबुक और स्टेटमेंट में? तो पासबुक जो है मैंने अभी बताया कि इशू किया जाता है अकाउंट होल्डर को उनके रिकॉर्ड पर्पस के लिए कि उनका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जा सके। हाउएवर इन द केस ऑफ करंट अकाउंट द बैंक इशूज ए बैंक स्टेटमेंट एंड डू नॉट ए पासबुक। अगर आपके करंट अकाउंट है तो आपको बैंक स्टेटमेंट मिलता है जो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बैंक आपको प्रोवाइड करती है, वो पासबुक आपको वो नहीं देती है। डिटेल सेम होता है दोनों में, लेकिन टाइप दोनों का अलग अलग होता है। अब देखिए बीआरएस बनाने का जो बीआरएस फॉर्मेट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, ये कुछ फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हम बात करें उससे पहले हम लोग जाने कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, मतलब हमारा कैश बुक और बैंक बुक में क्या डिफरेंस, बैंक बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का आता है उसका और कैश बुक में जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि कारण क्या क्या होते हैं इसके डिफरेंसेस होने का। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है पहला कारण? मैं इसे और थोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। ये मैंने जूम कर दिया। डिफरेंसेस में पहला है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। मतलब आपने किसी पार्टी को अपने चेक एक इशू कर दिया, ठीक है, तो आपने जैसे ही चेक इशू किया होगा तो आपने तो अपना कैश बुक में मेंशन कर दिया कि आपने पेमेंट कर दिया, और पेमेंट किया तो बैंक से मेरा इतना पैसा माइनस हुआ, आपने ये लिखा। तो इसके हिसाब से आपने अपने कैश बैलेंस में से वो पैसा बैंक बैलेंस जो कैश बुक में से होगा वो बैंक का बैलेंस उतना रुपया घटा देंगे जितने का आप चेक इशू करेंगे। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में गया ही नहीं, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो बैंक में जो बैलेंस होगा उस समय वो क्या रहेगा? जितना पहले था। सपोज करो हमारे बैंक में 1 लाख रुपए का अमाउंट है बैलेंस, हमने एक चेक किसी को 10,000 का इशू किया, तो हमने अपने कैश बुक में तो लिख रखा है कि 1 लाख रुपए का हमारे पास बैलेंस था, 10,000 का जैसे चेक इशू किए तो हमने 10,000 रुपया माइनस कर लिया।
लेकिन बैंक में वो चेक अभी तक गया नहीं, तो बैंक में बैलेंस क्या होगा उसका, वही रहेगा, 1 लाख रुपए ही रहेगा। अगर उसी समय आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपके कैश बुक में दिखाएगा 90,000 का बैलेंस और आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखाएगा 1 लाख का बैलेंस। तो ये डिफरेंस हो गया ना। तो पहला रीजन है कि चेक दिए पार्टी को लेकिन उसने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, इसकी वजह से हमारे कैश बुक का बैलेंस और हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या दिखेगा, डिफर दिखेगा। डिफरेंस क्या आएगा, तो कैश बुक में बैलेंस घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बैंक का क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसा पहले से था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा एंट्रीज मेड, हमने एंट्री दिखा देंगे कैश बुक में और हमारा बैलेंस कैश बुक से क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वही बैंक स्टेटमेंट में नो एंट्रीज मेड टिल द चेक आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जब तक पेमेंट में के लिए बैंक में नहीं जाएगा तब तक बैंक उसका कोई एंट्री नहीं लेगा, और उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस होगा बैंक में वो क्या रहेगा, सेम एज बिफोर, यानी पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कारण, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। अब आपको कहीं से कोई चेक मिला था किसी पार्टी से और आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आपने बैंक में अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो आप एंट्री क्या लेते हैं, चेक रिसीव का, और उसका बैंक कॉलम में अमाउंट डाल देते हैं कि मेरे बैंक बैलेंस में इतना पैसा ऐड हो गया, तो आपके कैश बुक के हिसाब से तो पैसा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बैंक ने अभी तक उस चेक को क्लियर नहीं किया, तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, जैसा पहले था अमाउंट उतना ही पे रह जाएगा जब तक वो चेक क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये रीजन होगा डिफरेंस होने का कि आपका कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज, अब बैंक स्टेटमेंट आपका उसके हिसाब से कम दिखेगा। तीसरा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बैंक इंटरेस्ट दे दिया आपको तो बैंक के अकाउंट में दिख जाता है, हमने उसको कैश बुक में एंट्री नहीं लिया, तो हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, जो भी अमाउंट था उसमें इंटरेस्ट ऐड होकर बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा कैश बुक में जो बैंक बैलेंस होगा वो एज इट इज रहेगा पहले जैसा, क्योंकि हमने उसमें इंटरेस्ट की कोई एंट्री लिखी नहीं है, तो इस वजह से डिफरेंस का कारण बनेगा। तीसरा, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्जेस बाय बैंक। अब उल्टा हो गया, इंटरेस्ट ना देके बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया किसी कारण से, या बैंक ने कोई चार्जेस डिडक्ट कर लिया, ऐसा अक्सर होता है, मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में, एसएमएस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, ये सब के रूप में बैंक हमेशा चार्ज काटती रहती है। अब वो चार्ज बैंक से कट जाता है जो हमें एट ए टाइम पता नहीं चलता, और जिसकी वजह से हम कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं लेते। रूल के हिसाब से कैश बुक में से उतना अमाउंट हमें घटा लेना होता है, लेकिन हमने कोई एंट्री नहीं लिया, तो कैश बुक में हमारा पुराना ही बैलेंस दिखेगा, और बैंक स्टेटमेंट बैंक में क्या हो जाएगा, वो बैलेंस डिडक्शन की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रीजन है आपको। उसके अलावा अगला रीजन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब आपने कहीं से कोई बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर रखा है, बैंक में आपका वो कर रखा है, ठीक है, फिक्स कर रखा है पैसा, या आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा शेयर में, और उसके बदले में जो पैसा आपको इनकम आ रहा है ना वो डायरेक्ट आपके बैंक में आ जा रहा है, तो बैंक में आए तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज कर जाएगा, और उसकी एंट्री आप अगर कैश बुक में नहीं लेते हैं तो कैश बुक का बैलेंस क्या रहेगा, जैसा पहले होगा वैसा ही रह जाएगा, तो ये डिफरेंस का कारण बनेगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया, आपका बैंक से अच्छा पहचान था, आपने बैंक को बोल दिया कि अच्छा ऐसा कीजिए ना, मेरे इस पार्टी को इतना रुपए आप आरटीजीएस कर दीजिए, या इतने रुपए आप एनईएफटी कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो उसके क्या होगा, और आपने अपने अकाउंटेंट को बोला ही नहीं कि कैश बुक में उसकी एंट्री ले ले कि हमने इस पार्टी को इतना रुपए पेमेंट करवाया है, तो कैश बुक में बैलेंस दिखेगा पुराना, अब बैंक के बैलेंस में क्या हो जाएगा, बैंक में जो है उतना पैसा डिक्रीज हो जाएगा जो पेमेंट किया होगा बैंक में। डिफरेंस का ये कारण हो सकता है। उसके अलावा डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। आपका कोई पार्टी था कस्टमर, वो उधार ले गया क्रेडिट पे, उसको हम बोले हुए थे कि अगर आप यहाँ नहीं आ पाएंगे ना तो मेरे अकाउंट में पैसा डलवा दीजिएगा, उसने मेरे अकाउंट में पैसा डलवा दिया, तो हमारा बैंक का बैलेंस तो बैंक में बढ़ गया होगा, और हमने कैश बुक में उसका कोई रिकॉर्ड लिखा ही नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, एज इट इज रह जाएगा, ये भी डिफरेंस है। उसके बाद डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नहीं ठीक है, चेक डिसऑनर हो गया, जो हमने चेक मान लो डिपॉजिट किया था बैंक में, अब वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने के केस में पैसा जितना चेक पे लिखा होता है वो भी नहीं आएगा, और ऊपर से बैंक ने उस डिसऑनर का चार्ज भी काट लेती है, वो भी डिडक्ट हो जाएगा। तो अब उससे क्या होगा कि हमारे, अगर मान लेते उससे क्या होगा कि बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, कहां से, बैंक से, लेकिन हमारे कैश बुक में हमने उसका कोई अगर एंट्री नहीं लेंगे तो जो प्रीवियस एंट्री था उतना ही पे रह जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है बैलेंस क्या होगा,
डिफरेंस हो सकता है किसमें, हमारे कैश बुक में और बैंक से लाए गए जो बैंक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है उसमें। अब इस डिफरेंस को खत्म करके और बैलेंस को इक्वल लाने के लिए जो हम एक नया स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसी स्टेटमेंट को बीआरएस कहते हैं। अब बीआरएस में क्या करते हैं, तो बीआरएस का फॉर्मेट देखिए। बीआरएस का फॉर्मेट लेते तो हम ये ऊपर में हेडिंग में लेते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और ये जो डॉट 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 हमने दिया है ना, यहाँ पे हम एक डेट लेते हैं कि हम किस डेट को ये रिकॉन्सिल कर रहे हैं। एज ऑन के बाद वो हम डेट ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर्स का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी हमारे कैश बुक से बैलेंस स्टार्ट करेंगे कि कैश बुक का हमारा बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है, और लास्ट में एंड करेंगे बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी हम अपने कैश बुक से स्टार्ट करके उसको बैंक के बैलेंस के, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर करेंगे। या ये रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स क्या हो सकता है, तो हम लोग बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट शुरू करेंगे और यहाँ एंड करेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डिफरेंस में से कुछ चीजों को हमें ऐड करना पड़ेगा अपने बीआरएस में, और कुछ चीजों को हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लेके बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट किया, तो ये जो चीजें ऐड हो रही हैं और ये कुछ चीजें लेस हो रही हैं। अगर यही चीज हम रिवर्स कर दें, यानी बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ले और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अगर हम मैच कराएं, तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो चीजें ऐड हो रही है यहाँ पे वो चीजें लेस हो जाएंगी, और जो चीजें यहाँ लेस हो रही है वो चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी जब हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब इसका इफेक्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, कब हमें ऐड करना है और कब हमें लेस करना है। तो देखो, अगर हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक लेते हैं, एज पर कैश बुक बैलेंस लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उस बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बराबर लाने के लिए जो जो चीज बैंक स्टेटमेंट में है और कैश बुक में नहीं है, उन सब चीजों को हम ऐड कर लेंगे, तभी तो वो उसके बराबर आएगा। और जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में नहीं है और कैश बुक में हमने दिया हुआ है, वो सब क्या कर लेंगे, हम घटा देंगे, लेस कर लेंगे, तो उसके बराबर बैंक स्टेटमेंट के बराबर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब हमें कैश बुक के बैलेंस को अपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर करना है। तो जो बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है और कैश बुक में वो कहीं है ही नहीं, तो उन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो जाके बैंक स्टेटमेंट के बराबर आ जाएगा। और जो चीजें कैश बुक में दिख रही है लेकिन वो बैंक के स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो वो चीज हम घटा लेंगे, लेस कर लेंगे, तो उसका बैलेंस बैंक के बराबर आ जाएगा। देन ऑटोमेटिक टोटल बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश बुक का बैंक के स्टेटमेंट के बराबर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग सीखते हैं बीआरएस बनाना। अब देखो एडिंग क्या क्या करने का आता है। तो देखो, जैसे हम अगर एज पर कैश बुक बैलेंस स्टार्ट करते हैं और बैंक स्टेटमेंट के बराबर बैलेंस ले जाना है, तो हम ऐड क्या करेंगे, तो चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हम चेक इशू कर दिए थे लेकिन अभी तक वो बैंक में पेमेंट के लिए नहीं गया, तो वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे ताकि बैंक इसका बैलेंस बराबर हो। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, वो भी ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक से आया, वो भी ऐड हो जाएगा। किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट किया, वो भी ऐड कर लेंगे। हमारे बैंक ने किसी बिल को कलेक्ट कर लिया मेरे बिहाफ में, मेरे अकाउंट में, वो भी ऐड कर लेंगे। लेस क्या करेंगे, तो चेक पेड किए, बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, वो लेस कर लेंगे। इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिया, वो लेस कर लेंगे। डायरेक्ट कोई बिल हमारे बैंक में आके क्या हो गया, हमने बोला था कि पार्टी को पेमेंट कर दीजिएगा बैंक को, उसने मेरे अकाउंट से किसी पार्टी को पेमेंट कर दिया, हाँ, किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया बैंक ने, तो उसको भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। अब जो जो चीजें ऐड करेंगे ना, ये सारा ऐड वाला चीज हम अपने कैश बैलेंस के साथ ऐड कर लेंगे, और जो जो चीज लेस करेंगे उसका टोटल हम इस बैलेंस के साथ, ये वाले बैलेंस के साथ माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचा हुआ बैलेंस आएगा ना, वो जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस होगा उसके ठीक बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों के पास यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मैंने बैंक स्टेटमेंट, ये सॉरी कैश बुक है हमारा ये, ठीक है, एक ये कैश बुक है जिसमें हमने कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम के अमाउंट को लिया है। एक यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है
हमारे पास ये बैंक स्टेटमेंट है जिसमें हमने पर्टिकुलर मंथ 2022 मार्च मंथ का हमने ये बैलेंस लिया है, ठीक है। अब इस बैलेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बीआरएस करेंगे। तो बीआरएस करने का रूल क्या होता है, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि बीआरएस बनाते टाइम हमें क्या करना होता है, तो बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम का अमाउंट को हम लोग बैंक स्टेटमेंट के अमाउंट से मैच कराते हैं। अगर उसमें जो भी डिफरेंसेज आता है उस डिफरेंस के लिए जो एक नया स्टेटमेंट बनाएंगे वो होगा बीआरएस। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ बैंक बुक है, कैश बुक यानी बैंक कॉलम के साथ, और ये बैंक स्टेटमेंट है। अब हमें मैच कराना है कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, या बैंक स्टेटमेंट में है और वो कैश बुक में नहीं है। उन्हीं सारे अकाउंट्स को, उन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ बीआरएस बनाते टाइम रिकॉर्ड करेंगे। सपोज करो बीआरएस जो है वो हमारा क्या है, एज ऑन हम बना रहे हैं 31 मार्च 2022, ये हम डाल लेंगे। ओके, अब एज पर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारे पास जो बैंक बैलेंस है एज पर कैश बुक वो कितना दिख रहा है, तो आपको इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हो ये हमारा कैश बुक है, ज्यादा जूम हो गया, ये हमारा कैश बुक है। इसमें जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये तो टोटल है 34,500, और जो बैलेंस सीडी होता है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है ना। तो ये देखो बैंक बैलेंस, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,400। तो ये जो हम बैंक बैलेंस लेंगे एज पर कैश बुक, अमाउंट कॉलम में यहां ले लेंगे क्या 1400, 1400। ओके, अब हमें यहां पे क्या लेना है, जूम कम करते रहा हूं मैं, जूम ज्यादा कम, ज्यादा नहीं, बहुत ही कम, ये इतना पे रखते हैं। अब हमें मिलाना है कि हमारे पास ये जो कैश बुक है इसमें ये जो डेबिट साइड, ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है, राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। मतलब लेफ्ट साइड में जो भी एंट्रीज है वो पैसा आपके पास आया है, और राइट साइड में जो भी एंट्री है वो पैसा आपका गया है, ठीक है। तो अब जब हम एंट्री करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि जो भी कैश बुक के बैंक कॉलम में जो भी एंट्रीज है डेबिट साइड में, कैश बुक के इस डेबिट साइड में जो भी अमाउंट रिकॉर्ड है जिस नाम से, क्या वो बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट में अमाउंट है क्या, क्योंकि जो भी कुछ पैसा हमारे पास ये आया होगा वो सबके सब बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा। तो हमने मिलाना क्या है, तो कैश बुक के डेबिट साइड, थोड़ा सा जूम और कम, कैश बुक में जो चीज, जो अमाउंट डेबिट साइड में है वो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी एंट्री हम बीआरएस में लेंगे। पहला चीज बीआरएस बनाते वक्त ध्यान रखना है, क्या रखना है, तो जो भी एंट्री कैश बुक के डेबिट साइड में है वो बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट में है या नहीं है, ये चेक करना है। अगर कैश बुक में भी है और बैंक के स्टेटमेंट में भी है तब तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कैश बुक के डेबिट साइड में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट में नहीं है, तो उस एंट्री को हम यहाँ बीआरएस में लेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस सीआर साइड के लिए होगा। कैश बुक के सीआर साइड में जो एंट्री है उसका मतलब वो पैसा बैंक से विड्रॉल हुआ होगा, हमने पेमेंट किया है, तो हम चेक करेंगे कि कैश बुक के सीआर साइड में जो भी एंट्री है, जो भी अमाउंट है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट के विड्रॉल से में मैच करता है या नहीं करता, यानी विड्रॉल में है या नहीं है। अगर कैश बुक के क्रेडिट में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट के विड्रॉल में नहीं है, मतलब ये भी डिफरेंस है, तो उसकी एंट्री भी हम बीआरएस में लेंगे। जो एंट्री दोनों में मिल जाए वो तो हमें लेना ही नहीं है, जो दोनों में से किसी एक में है और दूसरे में नहीं है वही एंट्री लेना है। तो ये तो कैश बुक के हिसाब से हो गया। क्या हुआ कि कैश बुक के डेबिट साइड में जो एंट्री होगा वो हमें बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट में ढूंढना है, और कैश बुक के क्रेडिट में जो एंट्री होगा वो बैंक स्टेटमेंट के विड्रॉल में ढूंढना है। अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे। अब आता है बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से भी तो करेंगे। अब चेक करेंगे कि ऐसा कुछ एंट्री जो बैंक स्टेटमेंट के विड्रॉल या डिपॉजिट दोनों में से किसी में भी है लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं है, तो उस रिकॉर्ड को भी बीआरएस में हम लेंगे। तो शुरू करें, पहले डेबिट साइड से मैच कराते हैं। तो देखिए डेबिट साइड में ये तो बैलेंस बीडी है,
तो ये तो मैच कराना नहीं है। ये बैलेंस बीडी यानी हमारा पिछले मंथ का क्लोज यानी ओपनिंग बैलेंस है, तो ये बैलेंस बीडी 15,000 है। यहाँ भी देखिए बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बीडी ये 15,000 है। अब नेक्स्ट 4 मार्च को टू ए मुनप्पा 2,000 रुपए यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो क्या वो यहाँ डिपॉजिट साइड में 2,000 है? तो बिल्कुल है। देखो यहाँ ए क्या है, मुनप्पा, हाँ ये रहा 5 तारीख के डेट में, है ना। भाई ए मुनप्पा कहीं भी मैच करना चाहिए, हो सकता है 2 दिन बाद हुआ होगा ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे एम मुनप्पा जो है 2,000 रुपए, ये यहाँ हमें एम मुनप्पा के रूप में यहाँ डिपॉजिट में दिख रहा है, मतलब ये एंट्री रिकॉर्डेड है, हमें लेना नहीं है। दूसरा बी अय्यर 500 रुपया, 500 रुपया बी अय्यर, ये रहा बी अय्यर 500 रुपया, ये भी डिपॉजिट है, इसको भी छोड़ दे। एम शर्मा 1500 रुपया, एम शर्मा ये रहा 1500 रुपया डिपॉजिट है। फिर जी वर्मा ये रहा जी वर्मा 14,000 रुपया, ये भी डिपॉजिट है। टू एम सिंह यहाँ है क्या, डिपॉजिट नहीं, यानी ये एंट्री हमें बीआरएस में लेना पड़ेगा 500 रुपए का। उसके बाद टू आर मलिक 1,000 रुपए, 1,000 रुपए डिपॉजिट में कहीं है क्या, नहीं है, यानी ये भी एंट्री लेना पड़ेगा। अब ये दोनों एंट्री को हम क्या समझेंगे कि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हमने रूल देखे क्या होता है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, ये कहां लेंगे हम, लेस साइड में, लेस वाले साइड में। तो हम यहाँ पे बीआरएस बनाते वक्त लेस वाले कॉलम में यहां लिख देते हैं कि चेक पेड टू बैंक, यानी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसा भी लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, ठीक है। और ये 2 अमाउंट है, तो हम ये अमाउंट यहाँ पे नीचे दे सकते हैं, जैसे चेक नंबर के हिसाब से होगा ये, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, चेक नंबर इतना 500 रुपए और चेक नंबर दूसरा 1,000 रुपए, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें मैं टोटल यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए लिख सकता हूँ कि 1,500 रुपए डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ये 1,500 रुपए कैसे आया, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि चेक नंबर इतना 500 रुपए का, चेक नंबर इतना 1,000 रुपए का, टोटल मिला के यहाँ पे 1,500 रुपए आपने अमाउंट लिख लेना है। हाँ, ये सेपरेट करके अलग मैंने अभी टोटल लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला। अब तो ये डीआर साइड का पूरा क्लियर हो गया, अब हम सीआर साइड का चेक करेंगे। सीआर साइड का अमाउंट जो भी होगा वो बैंक में कहाँ दिखेगा, इस विड्रॉल में, यानी कि ये क्या है कि चेक हमने पेड किया है और क्लियर भी हो गया है, लेकिन जो चीज चेक पेड किया और अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है वो यहाँ पे रूल में देखो कैसा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, मतलब चेक हम इशू कर दिए हैं लेकिन बैंक से अभी तक वो विड्रॉल नहीं किया गया है, तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ऐसा ढूंढा जाए, तो चलिए ढूंढते हैं। अब यहाँ देखो पी कृष्णा 3,000 रुपए विड्रॉल में है क्या, कहीं विड्रॉल में नहीं है 3,000 रुपए। आर एस स्वामी 2,500 रुपए, हाँ ये है, आर एस स्वामी 2,500 रुपए है। एस रॉय यहाँ है 4,000 रुपए। फिर एस मुथु है क्या यहाँ पे, कहाँ है, वो तो डिपॉजिट है ना, वो तो दूसरा है, एस मुथु नहीं है, यानी हमें ये एंट्री लेना पड़ेगा 5,000 का, जो कि अभी तक विड्रॉल नहीं हुआ है। उसके अलावा है एस सिंह का 12,000 रुपए, ये भी अभी तक विड्रॉल नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, 12,000 रुपए नहीं दिख रहा है कहीं से विड्रॉल, यानी ये भी हमें लेना पड़ेगा। डी रॉय 2,000 रुपए, ये रहा डी रॉय 2,000 रुपए 2,000। एस वर्मा 3,500, ये भी है। अभी कौन कौन लेना है, ये 5,000 और ये 12,000, यानी 17 मार्च का और 21 मार्च का लेना है। उसके बाद हमें एस वर्मा 3,500 रुपए, ये तो विड्रॉल हो चुका है। फिर आगे है एके क्रांति, कितना 500 रुपए, ये कहीं से विड्रॉल नहीं हुआ है। उसके बाद एम अंशु 600, ये भी विड्रॉल नहीं हुआ है, और ये तो बैलेंस है। तो मतलब 4 अमाउंट, ये 5,000, ये 12,000 और ये 600 और ये 500, तो ये 5,000 और 12,000 17,000 और 600 और 500 1,100, यानी कि 18,100 रुपए टोटल हमने चेक इशू किया, लेकिन अभी तक वो विड्रॉल नहीं हुआ है। यही इसमें लिखना है, क्या लिखना है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर
पेमेंट टू बैंक, मतलब बैंक में अभी तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ है। कितना? 18,100 रुपए। ये हमने टोटल लिख दिया, लेकिन आप यहाँ नीचे में मेंशन कर सकते थे डेट इतना और चेक नंबर इतना, अमाउंट इतने रुपए का। अब अलग अलग, जैसे चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, डेट सपोज 17 मार्च और अमाउंट 5,000 रुपए, ऐसे करके। सर एक छूट गया है। कौन सा? कहाँ पे? ये वाला पी कृष्णन आर स्वामी, ये छूट गया है। अच्छा, ऐड नहीं किए। अच्छा ठीक है, तो हम देख लेते हैं। आर स्वामी तो है ना, पी कृष्णन 3,000 और ये 5,000 और ये 12,000 और ये 600 और ये 500, ये टोटल हो गया कितना? तो 12 और 5 17 और 3 20,000 और ये 1,100 रुपए, यानी 1,100, यानी 21,100 रुपीज। तो ये ले लेते हैं 21,100। ओके, अब तो हमने कैश बुक से कर लिया बैंक बुक का मैच, मिलान कर लिया और उसके हिसाब से हमने ले लिया। अब हम बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कैश बुक को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले विड्रॉल को चेक कर लेते हैं। इसमें जो विड्रॉल में होगा वो यहाँ पे सीआर साइड में होगा, और इसमें जो डिपॉजिट में होगा वो यहाँ डीआर साइड में होगा। तो ये तो हमने डीआर से मैच कर लिया। अब देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ डिपॉजिट में ये जो एबी शर्मा और एम मुथ्थू का 2,000 और ये 3,000 है, ये 5,000 रुपया, यहाँ कहीं पे भी ये है क्या? नहीं है, यानी ये बैंक बुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है। मतलब कि ये दोनों पार्टी ने क्या किया होगा, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दिया है, जिसका अभी तक हमने कैश बुक में एंट्री नहीं लिया है। तो इसकी एंट्री रूल के अकॉर्डिंग कहां करेंगे? देखो, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, ये ऐड करेंगे। तो चलिए आइए ऐड में लिख देते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर टू बैंक। बैंक में डायरेक्ट कस्टमर पेमेंट कर दिया। कितना कितना? तो 3,000 और ये 2,000, 5,000 रुपए हम यहाँ ले लेते हैं डायरेक्ट। आपको यहाँ मेंशन कर सकते हैं किस किस डेट में आया है, वो डेट बाई अमाउंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आगे और भी कुछ है क्या? ये सब तो मिला लिए हम लोग। इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे है इंटरेस्ट आया है 350 रुपए का। तो इंटरेस्ट भी क्या करते हैं हम लोग, जो बिल जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, वो भी ऐड होता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ऐड कर लेंगे कितना, 350 रुपए। ठीक है, अब ये भी हो गया पूरा बैंक स्टेटमेंट का, डिपॉजिट मिल गया। अब विड्रॉल मिलाते हैं। विड्रॉल में देखो आर स्वामी का ये तो था, ये 1,000 रुपया टू रिमिटेंस टू दिल्ली। रिमिटेंस का मतलब होता है कि भेजना। हमने बैंक को बोला कि आप दिल्ली में मेरा एक पार्टी है, उसको पेमेंट कर दीजिए। अब वो 1,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, लेकिन हमने यहाँ कहीं पे भी सीआर साइड में वो 1,000 रुपए की एंट्री नहीं की। तो ये 1,000 रुपए हमें लेना पड़ेगा। ये 4,000 तो मिल चुका था, 2,3500 मिल चुका था, और ये 50 रुपए क्या है, बैंक चार्जेस का। तो ये पैसा हमारा कैश बुक से तो घटाना पड़ेगा ना। तो घटाना पड़ेगा, मतलब ये डायरेक्ट पेमेंट टू पार्टी। तो डायरेक्ट पेमेंट टू पार्टी, ये देखो क्या है, डायरेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, या यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक बाय कस्टमर। ये तो कस्टमर से आएगा तब, अगर हम किसी को पेमेंट करवाएंगे तो वो क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों अमाउंट है, कौन सा, ये 1,000 रुपए और ये 50 रुपए, ये दोनों क्या कर लें, हम घटा लेते हैं। एक में क्या लिखेंगे, तो यहाँ लेस के लिए लिख देते हैं कि पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर बाय बैंक टू पार्टी। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक टू पार्टी, मतलब मेरे पार्टी को। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हैं बट नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी, हम कैश बुक को शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। कितना, 1,000 रुपए। उसके बाद बैंक चार्जेस हमने से डिडक्ट किया गया, तो हम लिख सकते हैं बैंक चार्जेस कितना, 50। अब देखो, हमने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा था कि इसका जो टोटल आया, इसका टोटल इसके साथ जोड़ दिए तो ये आ गया 27,850 रुपए। ठीक है, हमने अब सारा कर लिया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब देखो, इसमें फॉर्मूला लगाया कि इसका जो हमारे पास
कैशबुक का बैलेंस था, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, और जो टोटल हमने ऐड किया ये सबको मिला के और इसको मिला के हमने जोड़ लिया 27,850 रुपए। फिर हमने जो जो लेस किया उसका टोटल किया तो आ गया कितना 2,500 रुपए। अब इस टोटल में से हमने इसको घटा लिया तो आ गया कितना 25,350 रुपए। यानी कि हमें बैंक बैलेंस क्या लाना था एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो देखो एज पर बैंक स्टेटमेंट हमारा बैलेंस क्या है 25,300 रुपए, और यहाँ पे क्या आ रहा है 350 रुपए। तो 50 रुपए कहाँ से आ रहा है देखिए जरा, इंटरेस्ट 350 है, ठीक है 1500, यहाँ पे घटेगा तो 50 से 50 तो घट जाना चाहिए था ना, 50 से 50 तो घटना चाहिए था। एक मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। ये 2550 आना चाहिए था ना, इज इक्वल सम कर लिया मैंने ये वाला 2550 आया। अब देखो 25,300 यहाँ पे आ गया बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और हमारे बैंक स्टेटमेंट में भी क्लोजिंग बैलेंस क्या दिख रहा है 25,331 मार्च को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बीआरएस करके और ये बैलेंस इक्वल करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, एक सेशन और हम लोग करेंगे बीआरएस के जिसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सेशन आज का नहीं होगा, किसी अगले दिन यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसकी बात करेंगे। फिलहाल आप लोग एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।